हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने दो तरह की सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखे थे, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। तो यहाँ पे सबसे पहले नॉन होमोजीनियस हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था तीन केस थे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। अगर डी जीरो के बराबर नहीं आता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब कंसिस्टेंट होता है सिस्टम। और अगर डी बराबर जीरो होता है तो उसमें दो केस ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, एक इनफाइनाइट केस और एक नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट केस इन सॉल्यूशन कब होंगे? जब d1 d2 d3 सब के सब जीरो होंगे, d जीरो d1 जीरो d2 d3 जीरो। एंड अगर d1 d2 d3 में से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाता है तो उस केस में एक भी सॉल्यूशन हम लोगों को मिलेगा नहीं। इस तरीके से नॉन होमोजीनियस में तो ये हो गया। अब होमोजीनियस के अंदर दो ही केस है। अगर डी जीरो के बराबर नहीं है तो सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर जीरो ही होगा। और अगर डी बराबर जीरो है तो नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ एग्जांपल भी करे थे और एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दिखाई दे रही है हम लोगों को। इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस वेयर ए बी सी नॉट इक्वल टू वन हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो देखो हम लोगों को वर्ड देखना है, और वर्ड बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारे टेबल के अंदर सारे के सारे बनाए हुए हैं। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे सबसे पहले जो इक्वेशन है वो हम लोग देख लेते हैं, बराबर में क्या है सबके? जीरो। यस, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि होमोजीनियस है। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन किसके अंदर आता है? राइट हैंड साइड के अंदर, जिसमें लिखा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो उसमें डेल्टा की वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ पे हम लोगों को सिंपली डेल्टा या फिर डी, इसको क्या करना है? जीरो हम लोगों को करना है। तो डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट ले लेते हैं हम लोग। तो क्या होगा? ए वन वन, इसी तरीके से वन बी वन, एंड नेक्स्ट लास्ट वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या रहेंगे? वन वन सी बराबर जीरो। ओके, तो देखो ये डिटर्मिनेंट हम लोग जीरो के बराबर करना है। अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी वैल्यू पूछ रहे हैं हम लोगों से, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ वन माइनस है, वन माइनस बी, वन माइनस बी। ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए बिल्कुल चैलेंज है। अगर तुम इस डिटर्मिनेंट को जीरो के बराबर कर देते हो और ए बी सी में जो रिलेशन पूछा हुआ है अगर खुद ले आते हो तो तुम मैथमेटिक्स को के इक्वेशन को सॉल्व करने में कमांड हासिल कर चुके हो। और अगर नहीं सॉल्व हो पाए तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ है ये थोड़ा सा सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है। बट फिर भी यहाँ पे वीडियो पोस्ट करके आप लोगों को खुद को ट्राई एक बार कर लेना चाहिए कि क्या ये तुमसे खुद से सॉल्व हो जाता है। अगर हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो फिर मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूँ। तो देखो कहीं ना कहीं हम लोगों को देखना है, पहचानना है हमें वैल्यू किसकी लानी है। तो वैल्यू जिसकी भी लानी है उसके अंदर वन माइनस ए, वन माइनस बी और वन माइनस सी हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो क्या हम ऐसी टर्म बना सकते हैं? तो यस, हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हम जैसे मान लो R2 में से हम R1 को माइनस करते हैं तो हमें वन माइनस ए मिल जाएगा, और बी माइनस वन भी मिल जाएगा। अगर दो मिल जाएंगे तो तीसरा भी हम लोग बना सकते हैं कहीं ना कहीं। तो हम दो ऑपरेशन लगाते हैं अब इसके अंदर। R2 के अंदर तो अप्लाई कर देते हैं R2 माइनस R1। इसी तरीके से R3 के अंदर हम लोग अप्लाई कर देते हैं R3 माइनस R1। तो अगर ऐसा ऑपरेशन करेंगे तो हम लोगों को R2 और R3 चेंज मिलेगा, R1 वैसा का वैसा रहेगा, A1 1। ये क्या हो जाएगा? वन माइनस ए, बी माइनस वन, और वन माइनस वन कितना? जीरो। और लास्ट वाला भी सेम रहेगा, वन माइनस ए, वन माइनस वन जीरो, और सी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो रखना है हम लोगों को, क्योंकि वो बोल रहा है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब डी इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है। अब हम लोगों को इसको, ये जो हम लोगों का रिजल्ट आया है, अब इसको हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए? एक्सपांड कर लेना चाहिए विद द हेल्प ऑफ R1। तो R1 से अगर मैं एक्सपांड करूँगा तो बाहर क्या आएगा? सबसे पहले ए, फिर उसके बाद ए वाली रो और कॉलम को अगर मैं छुपा दूंगा तो क्या मिलेगा? बी माइनस वन, सी माइनस वन, माइनस जीरो, माइनस वन। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट वाली रो और सेकंड वाले कॉलम को हम लोग हाइड कर देंगे। तो हमें मिलेगा वन माइनस ए, वन माइनस ए, सी माइनस वन, यही मिलेगा। देखो अगर मैं इसको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? वन माइनस ए इंटू सी माइनस वन, माइनस जीरो, क्लियर, प्लस वन। अब वन के साथ क्या आता है देख लेते हैं। तो वन के साथ ये वाली जो रो है वो ऐसे की ऐसी गायब हो जाएगी, ये वाला कॉलम भी गायब हो जाएगा। तो हम लिखेंगे जीरो माइनस, जीरो माइनस समथिंग, समथिंग में क्या आएगा? वन माइनस ए एंड बी माइनस वन बराबर जीरो। ओके, अब हम इस ये जो बाहर जो ए है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या होगा? ए, और हम लोगों को जो लाना है वो वन माइनस ए है या ए माइनस वन है, वो भी हम देख लेते हैं ताकि माइनस कॉमन लेना हो।
ओके, 1 माइनस ए जैसा है, तो यहाँ से हम लोग दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस बी एंड 1 माइनस सी, और माइनस जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा ए तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस ए ऑलरेडी है, यहाँ पे सी माइनस 1 है, अगर इसको मैं 1 माइनस सी लेता हूँ तो एक माइनस बाहर आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस सी। ओके, यहाँ 1 माइनस ए है, यहाँ बी माइनस 1 है, बी माइनस 1 में से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये माइनस इसके साथ मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी बराबर 0। ओके, अब देखो, अब हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग? 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी से, डिवाइड बाय 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी, ये सब मल्टीप्लाई में तीनों टर्म मल्टीप्लाई में हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं। तो देखो क्या आएगा, ए अपॉन 1 माइनस ए, 1 माइनस बी 1 माइनस सी कट जाएगा, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी बराबर 0। अब देखो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हम लोगों को ये रिजल्ट लेकर आना है, तो नहीं, हमें लाना है 1 अपॉन 1 माइनस ए, 1 अपॉन 1 माइनस बी, 1 अपॉन 1 माइनस सी। तो यहाँ पे जो दिक्कत क्रिएट कर रहा है, वो दिक्कत क्रिएट कर रहा है सिर्फ ये वाला ए, तो ये वाला जो ए है इसको हम लोगों को एलिमिनेट करना है। अब इस ए को एलिमिनेट हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि देखो, अगर ए के अंदर मैं 1 माइनस ए ऐड करता हूँ, अगर मैं 1 माइनस ए ऊपर ए के अंदर ऐड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 बन जाएगा। तो यस, हम लोग +1 कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी +1 कर देते हैं और राइट हैंड साइड में भी +1 कर देते हैं। तो देखिए करके देखते हैं, ए अपॉन 1 माइनस ए, ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को क्या लेकर आना है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को सोचना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है भाई, +1 है ना, +1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी। -1 लेफ्ट में भी कर सकते हो और बराबर में भी +1 कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने +1 लेफ्ट में भी किया है, राइट में भी किया है, इसलिए इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। तो क्या ये स्टेप में डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ए से ए कट जाएगा, 1 अपॉन क्या बचेगा, 1 माइनस ए। ओके, तो ये स्टेप हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इज इक्वल टू 1। अब देखो ये तो क्या है, हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा के लिया है आंसर, पर अगर तुम डायरेक्ट सॉल्व करने का ट्राई करोगे ना तो ये एक्सप्रेशन आने में बहुत मुश्किल होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट मेथड चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ध्यान रखना, ये जेई में भी पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम लोग ट्राई कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन इज़ इनकन्सिस्टेंट। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को लिख देते हैं। तो इक्वेशन जो है वो किस तरीके से हमारे पास है, एक तो है x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1, और x का कोफिशिएंट है ही नहीं सेकंड वाली इक्वेशन, मतलब 0 इंटू एक्स लिखा हुआ है। ये ऐसा लिखोगे तो हमेशा सही रहेगा, नहीं तो गलती हो जाती है। 0 इंटू वाई प्लस k प्लस 3z इज इक्वल टू 3, इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन जो है हमें दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन क्या हुई है, x और z का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट नहीं है। 2k प्लस 1, ये वाली इक्वेशन लिख रहे हैं हम लास्ट वाली, 2k प्लस 1 x प्लस 0 इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो देखो सभी के राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, इसका मतलब ये सिस्टम जो है वो किस तरह का है भाई, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब ये बोल रहा है इनकन्सिस्टेंट, तो इनकन्सिस्टेंट कौन से वाले के अंदर आता है, डी बराबर 0 के अंदर। डी अगर 0 के बराबर नहीं होता तो क्रेमर रूल से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाती है। अगर डी बराबर 0 होता है तो दो केस होते हैं, तो इन्फाइनाइट केस और एक नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन वाला जो केस है वो नो सॉल्यूशन केस के अंदर क्या होता है, D1, D2, D3, इनमें से कोई भी एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो सबसे पहले हम लोग डी को कर लेते हैं 0 के बराबर। डी को 0 के बराबर करने से वैसे आंसर आ ही जाएगा हम लोगों के पास, पर फिर भी हम वेरिफिकेशन करने के लिए D1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा दिया हुआ है, इन, इसलिए सब वर्ड मैंने तुम्हें यहाँ पे टेबल में लिखवाए थे, इनकन्सिस्टेंट।
के लिए डी बराबर 0। अब डी को कॉपी पेस्ट कर लो वहाँ से, तो डी की जो वैल्यू है वो क्या क्या है, डी वही कॉफिशिएंट सारे के सारे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 -3। इसी तरीके से 0 0 और k+3, तो ये 0 0 वाली बहुत सही रहेगी एक्सपांड करने के लिए, है ना। 2k+1, इसी तरीके से 0 1 बराबर 0। तो कहीं ना कहीं हम इस डिटर्मिनेंट को अब सॉल्व कर रहे हैं, तो अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इसको R2 से एक्सपांड कर देते हैं। तो फर्स्ट 2 एलिमेंट तो 0 है, तो फिर क्या हो जाएगा -k+3, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है ना साइन वहाँ का। अब क्या करो, ये वाली रो और ये वाले कॉलम को क्या कर दो, हाइड कर दो, तो बचेगा क्या 0 -2 × 2k+1 और ओके बराबर में क्या चल रहा है 0। अब ये जो है अंदर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंदर की तरफ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हम लोगों को k की वैल्यू मिलनी चाहिए, 2 वैल्यू मिलनी चाहिए हम लोगों को। यहाँ से कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, 2। तो देखें हम लोगों ने डिटर्मिनेंट तो सही लिखा है ना, एकदम बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि इक्वेशन को देख के ही हम लोग डिटर्मिनेंट लिखा करते हैं, है ना। 1 2 -3 0 0 k+3 भी सही है, 2k+1 0 और 1, ये सब के सब हैं। अब हम लोग k की जो है वो कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों ने इसको R2 से एक्सपांड किया, तो पहला एलिमेंट 0, दूसरा एलिमेंट भी 0, k+3 बाहर रहेगा बिल्कुल और माइनस का रहेगा, फिर वहाँ से जाने वाली रो और वहाँ से जाने वाले कॉलम को हम हटा देंगे, तो क्या आएगा 0 -2 × 2k+1, ऐसा आएगा। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं आगे इसको अंदर मल्टीप्लाई करके, तो क्या आएगा 2 × वो तो 0 में भी जा सकता है, 2k+1 एंड k+3 बराबर 0। तो यहाँ से हमें k की कितनी वैल्यू मिली, -3 और -1/2। अब देखें इनमें से कौन कौन सी वैल्यू हमें दी हुई है। k की वैल्यू आ रही है हमारी, एक तो आ रही है -3 और एक आ रही है -1/2। तो k = -3 अवेलेबल है, -1/2 अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा रहने वाला है, डी। अब हम लोग D1 भी चेक कर लेते हैं। D1 चेक करने से क्या होगा, कन्फर्मेशन हो जाएगा। अब कन्फर्मेशन होने के लिए D1 कैलकुलेट करने के लिए फ़र्स्ट कॉलम चेंज होगा, और फर्स्ट कॉलम क्या आएगा D1 D2 D3, मतलब 1 3 0, और बाकी एलिमेंट तो वैसे के वैसे रहेंगे, बस k की वैल्यू हम लोगों को पुट कर देनी है। तो क्या हो जाएगा ये 2 0 0 2 0 0, k की वैल्यू पुट करके मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। फिर हो जाएगा -3 0 1 -3 0 1। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई होके -3 मल्टीप्लाई होगा इसमें, क्योंकि सेकंड रो से अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे तो, और अंदर क्या हो जाएगा, अगर ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाइड कर देंगे तो 2, तो ये हो जाएगा -6, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो D1 की जो वैल्यू है, D1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक भी नॉन जीरो आ जाता है, बाकी नॉन जीरो आए या नहीं आए, अगर एक भी नॉन जीरो हम लोगों को दिख गया है स्टार्टिंग में और d बराबर हम लोगों ने 0 कर दिया, तो इसका मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन जो होंगे वो नो सॉल्यूशन होंगे, ये सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। तो देखो बराबर में नॉन जीरो है, तो ये सब के सब नॉन होमोजीनियस है। यहाँ भी लिखा है हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वही d बराबर 0 करना है। तो आई थिंक तुम लोगों को ये अच्छा लग रहे होंगे पैटर्न, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर में d की वैल्यू 0 करनी है। 2 -1 -1, इसी तरीके से 1 -2 1, वहाँ से देख देख के हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 1 और लैम्डा = 0। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हम लोगों को बता देना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाहते हैं तो देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे कहीं हम 0 बना सकते हैं। 0 बना तो सकते हैं हम लोग, बट सॉल्व ही कर देते हैं इसको डायरेक्टली। तो इसको अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो लैम्डा बाहर रहे ऐसा कुछ करते हैं, तो इसको R3 से एक्सपांड करते हैं इस बार हम। तो क्या रहेगा 1, फिर अंदर क्या हो जाएगा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाइड हो जाएगा, तो -1 -2, क्लियर। फिर हो जाएगा हमारा -1 यहाँ वाले के लिए, सेकेंड एलिमेंट के लिए, ये पूरी की पूरी जो है रो गायब और ये वाला कॉलम गायब।
तो हम लोग इस तरीके से उसको बोल सकते हैं 2+1, 2+1, और फिर क्या हो जाएगा लास्ट में प्लस लैम्डा। अब लास्ट वाला रो और लास्ट वाले कॉलम को हाइड कर देते हैं, तो -2 × 2, -2 × 2 ये कितना हो जाएगा -4 + 1 = 0। तो अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आएगी -2, लैम्डा = -2। तो d बराबर 0 करने से लैम्डा की वैल्यू -2 आएगी, जो ऑप्शन नंबर किसके अंदर अवेलेबल है, डी के अंदर। ये इक्वेशन तुम खुद भी सॉल्व कर सकते थे। ओके, अब देखो, अब हम जेई के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले जेई 2005, 2008 इस तरीके से हम लेटेस्ट क्वेश्चन पे भी जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना तुम लोग। α(x + y + z = α-1, इस तरीके से इक्वेशन है। और ये क्या बोल रहा है, हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ़ अल्फ़ा इज़। तो देखो ये कैसा है सिस्टम है, राइट हैंड साइड में क्या है, α-1, α-1, मतलब ये बोल रहा है कि कुछ ना कुछ तो वैल्यू है राइट हैंड साइड में, तो इसको हम नॉन होमोजीनियस मानेंगे। और इनफाइनाइट के केस में क्या होता है, d बराबर 0 के केस में दो बातें होती है भाई, एक तो होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन और एक होता है 0, d बराबर 0 होने पे। तो d बराबर 0 ही हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो d बराबर अगर हम 0 करते हैं तो d की वैल्यू के लिए कोफिशिएंट देख लेते हैं क्या क्या है, α1, 1। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है 1, अल्फ़ा और 1। और नेक्स्ट कोफिशिएंट हम लोग देख सकते हैं 1, 1 अल्फ़ा = 0। तो इक्वेशन को एक बार और देख लो ध्यान से कि कोफिशिएंट से हम लोगों ने जो इक्वेशन बनाई है, क्या वो इक्वेशन राइट तो है। ओके, चेक हो गया, बिल्कुल सही है इक्वेशन। अब हम इसको एक्सपांड कर लेते हैं R1 से ही सिंपली, ठीक है, 0 नहीं बनाते। अल्फ़ा बाहर रहेगा तो फिर बाहर क्या, यहाँ क्या हो जाएगा, α² - 1, फिर हो जाएगा तुम्हारा -1, क्योंकि हम लोग सेकेंड एलिमेंट से कर रहे हैं तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा α-1 प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा लास्ट वाला कॉलम और पहली वाली रो को हाइड करेंगे तो 1 - अल्फ़ा, 1 - अल्फ़ा = 0। ओके, तो ये इक्वेशन आ रही है हम लोगों के पास। अब इसके बाद हम क्या करें, यहाँ से α-1 कॉमन आ सकता है पूरी इक्वेशन में से। ओके, तो अगर α-1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा अंदर, देखें α-1 तो कॉमन आ गया और अंदर बच जाएगा α²। सॉल्व करने के बाद α² + α-2 बराबर 0। क्लियर। तो यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू है हम लोगों को इस इक्वेशन से ही दो वैल्यू मिल जाएगी। अल्फ़ा = क्या क्या मिलेगा, एक तो -2 मिल जाएगा और एक मिल जाएगा 1, और 1 जो है यहाँ से भी मिलेगा, मतलब इस इक्वेशन के रिपीटेड रूट्स हैं। तुम्हें पता है ये क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट मिलेंगे, है ना। तो 3 रूट क्या क्या है, -2 एंड 1, 1, मतलब 1 कितनी बार आया है यहाँ पे, 2 टाइम रूट आया है। अब देखो एक बात है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर α हम 1 ले लेते हैं तो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट वो 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन जो है वो कैसे बन जाएगी, होमोजीनियस बन जाएगी। बट हम तो d बराबर 0 और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं इसको, तो इसके अंदर d की वैल्यू α1 ना रहे तो सही रहेगा। तो इसलिए हम लोग इसकी वैल्यू सिर्फ कितनी बोलेंगे, α = -2, जो कौन से ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर अवेलेबल है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, कह रहा है, उसको रीड करते हैं हम लोग। 17, लेट अल्फा ABC be any real numbers, suppose that 3 are real number XYZ, not all 0। बस इस बात को पकड़ना है हम लोगों को। नॉट ऑल 0 मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन याद है तुम्हें, होमोजीनियस के केस में किसे बोलते थे। तो देखो इक्वेशंस को हम सबसे पहले अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x = CY + BZ, और दूसरी, अच्छा इसको अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, -x को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे हम लोग, CY + BZ बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन जो है वो क्या दी हुई है, y बराबर AZ + CX। अब इसमें भी हम y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, CX - y। तो सबसे पहले हम लोगों को यही काम करना है, ऑर्डर में लिखनी है इक्वेशन को।
और तीसरी जो इक्वेशन है वो क्या दी हुई है, z बराबर बी एक्स प्लस ए वाई। ओके, तो हम इसको भी सॉल्व करके लिख लेते हैं अच्छे से। तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये कैसी सिस्टम है, होमोजीनियस। ओके, होमोजीनियस है और यहाँ पे बोल रहा है एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो, इसका मतलब इसके नॉन जीरो सॉल्यूशन है। नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब डी बराबर जीरो। ये नॉन जीरो सॉल्यूशन वर्ड तुम्हें दिखाई दे जाएगा जहाँ पे मैंने केस बताया हुआ है होमोजीनियस को सॉल्व कैसे करते हैं, उस जगह पे आप लोग ये देख सकते हो। ओके, तो डी बराबर जीरो मतलब वही डेल्टा, तो क्या क्या हो जाएगा, माइनस वन सी बी, इसी तरीके से सी माइनस वन ए, और हो जाएगा फिर बी ए और माइनस वन। ये हो गया डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कुछ तरीके हो सकते हैं, या तो हम इसको डायरेक्ट एक्सपांड कर लें, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम इसमें क्या लगा दें, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी सोचने से बेटर है इसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको फर्स्ट रो से सॉल्व करूँगा तो माइनस वन, और अंदर क्या हो जाएगा, ये वाला रो और ये कॉलम चला जाएगा, माइनस वन में मिलकर हो जाएगा प्लस वन माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस सी, फिर कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे तो माइनस सी माइनस ए बी, माइनस सी माइनस ए बी। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं लास्ट जो है प्लस बी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बी के बाद अंदर ब्रैकेट में लास्ट वाला कॉलम और फर्स्ट वाली रो को हाइड करेंगे तो ए सी प्लस बी। आई थिंक ये विजिबल होगा, क्लियर। अब हम लोगों के पास यहाँ तक आ चुका है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करने देते हैं। तो ये क्या क्या हो जाएगा भाई, माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो माइनस वन प्लस ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस बी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो आ रहा है यहाँ पे। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोगों को जिसकी ज़रूरत है ए बी सी प्लस ए बी सी टू ए बी सी, और ये सबके बराबर में क्या चल रहा था भाई, जीरो। तो ये जो माइनस वन है उधर जाके क्या हो जाएगा, वन। तो हमारे को जिसकी वैल्यू चाहिए थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी, क्या इसी की वैल्यू हम लोगों को चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू तो आ गई वन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। तो ये थे कुछ जेई में आए हुए क्वेश्चन, हम और भी सॉल्व कर सकते हैं जो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर, एक लास्ट सेशन हम पढ़ेंगे जिसके अंदर जेई में आए हुए कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाय यूजिंग द क्रैमर रूल।